जय हिंद दोस्तों, आज पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक लेकर, जो कि हर एक एग्जाम के लिए जो है ना रामबाण क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि एकदम फिक्स है, आना तय है। ठीक है, तो क्यों ना हम इसको अच्छे से पढ़ ले कि आराम से बन जाए, क्योंकि हम बार बार जो है कि इधर से उधर पछताते रहते हैं। एक बार आप क्वेश्चन देखिए और एग्जाम में आप जाके जहाँ भी सेट बनाइएगा आपसे क्वेश्चन बनेगा और एग्जाम में क्वेश्चन टच होगा और बना के आइएगा। तो चलिए सबसे पहले आज का मोटिवेशनल क्वेट, और आज का जो ज्योग्राफी का जो टॉपिक रहने वाला है वह जनसंख्या एवं नगरीकरण रहने वाला है। ठीक है, जनसंख्या से 2-3 क्वेश्चन जो एग्जाम में बैठिएगा वहाँ क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आप एनटीपीसी एग्जाम में दीजिए वहाँ पूछेगा, आपका बिहार के अंतर्गत एग्जाम दीजिए, एसएससी जीडी का दीजिए, आपका एनटीपीसी ग्रुप डी जहाँ भी बैठिएगा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हम लोग लगभग या 18 से 20 मिनट का सेशन करने वाले हैं और लगभग इसमें 100+ क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप लोग आराम से फायदा उठाइए और जो क्वेश्चन आप नहीं जानते होंगे उसको कॉपी में नोट डाउन करके उसको रिवीजन के तौर पे आप बार बार कीजिए, आपका सिलेक्शन तय है। तो सबसे पहले आज का मोटिवेशनल क्वेट कि असफलता से घबराकर दूर मत भागिए। असफलता से एक बार अगर किसी व्यक्ति को सफलता अगर मिल जाता है, अगर वो घबराने लगते हैं तो उनके लिए ये जो है कि आपके लिए पूरा एकदम समझिए कि एंटीबायोटिक के रूप में काम करेगा। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। असफलता से घबराकर दूर मत भागिए, सफलता हेतु प्रयत्न कीजिए। असफलता से घबराकर दूर मत भागिए मेरे दोस्त, सफलता हेतु प्रयत्न करना चाहिए। भाग्य यूं बदल जाएगा, इरादों पे भरोसा कीजिए, दूसरों की प्रगति देख स्वयं उन्नति कीजिए। ठीक है, तो आज बहुत ही बेहतरीन ये कंटेंट था, मतलब मोटिवेशनल क्वेट था। तो आज इससे भी अच्छा आपको यहाँ पर हम कंटेंट मिलने वाला है आपका जो है कि जनसंख्या और नगरीकरण से। तो आप लोग लगातार बनकर इस छोटा सा सेशन का आप लाभ उठाइएगा और आप लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब और क्या क्या होता है वो सब भी कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले आज का क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय है। तो आप कभी सुने हैं कि जनगणना बिहार का होकर रह गया है, यूपी का नहीं हुआ, या फिर आपका यूपी का हो गया तो मध्य प्रदेश का नहीं हुआ? ऐसा नहीं होता है, जनगणना पूरे भारत का होता है। जनगणना पूरे, इसका मतलब वो केंद्र सूची का हुआ कि नहीं हुआ, और केंद्र सूची को हम लोग संघ सूची के नाम से भी जानते हैं, आप लोग को पता है। और जनगणना जो है उसका अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? और जनगणना जो हम लोग पहली बार करवाए थे पूरे भारत में 1872 में। 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, लेकिन वो नियमित जनगणना नहीं था। नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुआ और तब से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे हम लोग अभी तक चल रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यानी पहली जनगणना 1872, आपका पहली नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के काल में, और लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितना करोड़ था? तो लगभग 121 करोड़ था। लेकिन कभी भी आपका वर्तमान जनसंख्या नहीं पूछेगा, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियली आपका डाटा जारी नहीं हुआ है निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, जो कि वो बता देते, इसीलिए पूछेगा 2011 का ही डाटा पूछेगा। ठीक है, 2011 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार तो 121 करोड़ था। ठीक है, कितना था? और अगर लगभग अभी देखें तो लगभग आपका 145 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है जनसंख्या, जो कि आपका चाइना को भी हम लोग पीछे छोड़ दिए हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कुल कितनी जनगणना हुई है? तो कुल 7 जनगणना, यानी 2011 तक का रिपोर्ट। ठीक है, क्योंकि उसके बाद नहीं हुआ है। तो 2011 तक के अनुसार अगर देखें हम कि स्वतंत्रता के पश्चात कुल कितना हुआ है, तो कुल 7 जनगणना। कुल कितना जनगणना? और स्वतंत्रता के पश्चात 1951 में हुआ है। तो आप जोड़ सकते हैं, हमेशा इकाई डिजिट 1 में होता है, यानी 1881, 1891, इस तरह बढ़ते बढ़ते आपका आज़ादी के बाद पहला 1951, फिर 1961, फिर इस तरह करते करते 2011 तक पहुंचे हैं, फिर 21 में होता है, लेकिन 21 में अभी तक कोई ऑफिशियली डाटा नहीं आया। अगला क्वेश्चन, विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का कितना प्रतिशत है? तो 17.5%। 17.5% जनसंख्या याद रखिएगा आपका भारत के अंदर में है पूरे विश्व का। अगला क्वेश्चन कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन बिहार के अंदर में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व
घनत्व कहाँ का है? बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर दिल्ली का हम देखते हैं तो दिल्ली का बिहार से भी अधिक है, लेकिन वो राज्य नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, ऑप्शन में दिल्ली रहे तो दिल्ली टच करना है, लेकिन अगर राज्य बोलेगा तो राज्य में बिहार। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो वो कहाँ का है, तो याद रखिएगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो अंडमान निकोबार का है। कहाँ का है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, और बिहार के अंदर 1106 व्यक्ति हम बहुत बार बताएं, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पूरे बिहार में है। भारत में 382 है, भारत में। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे अगला क्वेश्चन बताना है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि दर कितना परसेंट है? 10 की वृद्धि दर निकलता है जनगणना में, ठीक है। तो याद रखिएगा 17.64 17.64 है 10 की जनगणना वृद्धि दर, ठीक है। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक आबादी अभी भी वही है, 2011 के समय भी वही था, अपना उत्तर प्रदेश। अपना उत्तर प्रदेश लगभग 25 करोड़ जनसंख्या वहां पर वर्तमान में हो चुका है, लेकिन 19.98 करोड़ 2011 में था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य का है? सिक्किम। न्यूनतम जनसंख्या अधिकतम यूपी। अधिकतम जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी, जनगणना का अध्ययन। और प्रति वर्ष जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? अवरोही क्रम में बताइए। तो सबसे अधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। कौन है? ये क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में, ठीक है। जो हमारे बिहार से संबंधित रखते हैं, हमारे सदस्य, हमारे भाई, हमारे छात्र, तो बता देते हैं कि आप लोग आगे बिहार एसएससी का एग्जाम डेट आने वाला है, अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, और चुनाव भी है बिहार के अंतर्गत विधानसभा का। तो आप लोग हर संभव प्रयास कीजिए आप तैयारी करने का, जितना हो सके आप स्पीडी, लूसेंट और थोड़ा बहुत आप एनसीईआरटी पढ़िए, नहीं तो आप फाइनल सिलेक्शन ऐसे लूसेंट पढ़ के ले सकते हैं। और मैथ रीजनिंग एकदम सॉलिड बनना चाहिए आपसे, ठीक है, क्योंकि अक्सर बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल, ये 2 ऐसा एग्जाम है आपका जो है कि लूसेंट कवर कर देगा अगर अच्छा से पकड़ है तब, ठीक है। और एनटीपीसी का जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप भी लूसेंट पढ़िए, उसमें विविध शब्द दिया है वो भी पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना कोई समय, क्योंकि छोटा सेशन है, समय ज़्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो सबसे अधिक नगरीकृत राज्य गोवा हो गया, दूसरा स्थान पे मिजोरम हो गया, और तीसरा तमिलनाडु। तीसरा तमिलनाडु। लेकिन कम से कम आपको सबसे अधिक नगरीकृत राज्य गोवा याद रखना एकदम आवश्यक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आपको बताना है भारत के किस राज्य में नगर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो नगर में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो तमिलनाडु में है। कहाँ है? और हकीकत बात है कि हम भी यह क्वेश्चन अभी तक नहीं जानते थे, अभी हम पढ़ के यह क्वेश्चन हमको पता चला। तो भारत के किस राज्य में नगर जनसंख्या घनत्व, यानी नगर में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वह तमिलनाडु में है। लेकिन सबसे अधिक नगरीकृत राज्य पूछेगा तो गोवा। सबसे अधिक नगरीकृत राज्य पूछेगा तो गोवा। और ठीक है, याद रखिएगा कौन सी गुमती, हाँ, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, हाँ, गुमती भी याद रख लीजिएगा। लेकिन आप मौ से कभी मणिपुर जा सकते हैं, कभी मिजोरम जा सकते हैं, कभी मेघालय जा सकते हैं, इसीलिए जो बोल रहे हैं थोड़ा सा उस पर भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। याद रख लीजिएगा गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि 2011 का जनगणना आयुक्त कौन था? तो 2011 के समय जनगणना आयुक्त था चंद्रमौली। कौन थे? चंद्रमौली, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो दंतेवाड़ा जिला। कौन सा जिला? दंतेवाड़ा जिला जो है छत्तीसगढ़ का, वो सबसे अधिक जनसंख्या आपका आदिवासी जो प्रतिशत है सबसे अधिक दंतेवाड़ा जिला छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन से दशक में जन्म वृद्धि दर नकारात्मक रही? यानी कि याद रखिएगा 2000 आपका जो था 1911 से 1921 का जो सेशन रहा, उसमें आपका जन्म दर जो था वो ऋणात्मक रहा, यानी कम जनसंख्या उसमें बढ़ा है। कम जनसंख्या मतलब इंप्रूवमेंट हुआ है, यानी जन्म दर कम था, जन्म दर
तो कितना कम था, तो -0.31%, -0.31%। ठीक है, याद रखिएगा आपका। इसीलिए इस सेशन को बृहत या फिर महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। महान गैपिंग दोनों के बीच हुआ, यानी बढ़ रहा था फिर घट गया, यानी महान विभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रेट डिवाइड ईयर। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कहाँ का है, लक्षद्वीप। सबसे कम जनसंख्या राज्य में पूछेगा तो सिक्किम, और आपका सिक्किम में 4 अक्षर है, और केंद्र शासित प्रदेश में भी 4 अक्षर लक्षद्वीप वाला लेना है, लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप लेना है। कौन सा लेना है, अंडमान निकोबार बोल रहे हैं। अंडमान निकोबार में जो है ना सबसे कम जनसंख्या है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अंडमान का, हम ही बताए थे। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो अंडमान का है, और सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप का है। कहाँ का है, लक्षद्वीप का। इसीलिए सबसे अधिक जो साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो भी लक्षद्वीप है, क्योंकि जहां पर कम आदमी रहता है जिस घर में, उस घर का बाल बच्चा अधिक पढ़ता है, और क्योंकि उनके माता पिता अधिक ध्यान देते हैं। अगर मान लीजिए कि 10 गो रहेगा किसी के यहाँ, तो 10 गो तो ध्यान देना जो है कि वो नहीं कर पाएगा कवर। इसीलिए याद रखिएगा कि जहां पर कम जनसंख्या है उसका शिक्षा दर भी अधिक है, अर्थात लक्षद्वीप में दोनों कंडीशन फॉलो होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्या राहुल, सही बोले ना, सही है। इसीलिए हम दो हमारे दो, लेकिन आज का कॉन्सेप्ट है हम दो हमारे होने दो। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो आप लोग को बता दे कि सबसे अधिक साक्षरता दर केरल का है। ठीक है, केरल का है। तो जो भी पूछे वहाँ का महिला भी अधिक पढ़ी लिखी है, पुरुष भी अधिक पढ़ा लिखा है, बच्चा भी अधिक पढ़ा लिखा है। यानी कि याद रखिएगा, अगर पूछ दे कि सबसे अधिक पुरुष साक्षरता कहाँ का, सबसे अधिक महिला साक्षरता कहाँ का, सबसे अधिक जो है कि आपका जो है कि बच्चा भी कहाँ का पढ़ा लिखा है, तो केरल का। अर्थात 100% साक्षरता कहाँ का है, तो केरल का। कहाँ का है, केरल का, याद रखिएगा। लेकिन किस राज्य के विधानसभा ने पारित किया कि हमारे राज्य का जो है कि जनसंख्या 100% शिक्षित है, तो वो नागालैंड ने प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया है। अगर विधानसभा बोल दे कि पारित बोल दे तो नागालैंड जाएंगे, लेकिन सिंपल क्वेश्चन रहे कि सबसे मतलब पूर्णतः शिक्षा हासिल करने वाला पहला राज्य, तो केरल। कौन हो जाएगा, केरल। और केरल का व्यक्ति अमृत के रूप में शिक्षा को ग्रहण करता है, अर्थात अमृत 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 परियोजना का शुरुआत भी केरल किया है। किसने किया है, और वन IS1 गांव का शुरुआत भी केरल किया है, और वन पंचायत वन खेल मैदान भी आगे। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में स्त्री और पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर है। तो याद रखिएगा भैया, मेघालय। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। मान लीजिए कि यानी बहुत कम दोनों के बीच, यानी वहाँ के महिला भी अधिक पढ़ रही है, पुरुष भी अधिक पढ़ रहे हैं, ये दोनों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यानी गैपिंग दोनों के बीच कम है, गैपिंग दोनों के बीच कम है। कैसे, जैसे हम लोग का बिहार है, बिहार में देखिएगा कि महिला जो है भले आजकल ज़्यादा पढ़ने लगी है, लेकिन पहले घर में भी बोलते थे कि दो बेटी है तो क्या पढ़ाएंगे, 10 तक पास करेगी फिर अपना शादी ब्याह कर देंगे, और बेटा अगर रहता है तो बोलते हैं नहीं इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे एकदम जो है कि नौकरी लगाएंगे तब फिर शादी करेंगे, मतलब होगा जो भी होगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि सबसे कम जो गैपिंग है महिला पुरुष के भी साक्षरता में, वो मेघालय में। तो हमको याद कैसे रहेगा, कैसे जुगाड़ हम बैठाएंगे। तो आप लोग देखते होंगे जब बारिश का दिन में होता है ना, तो हम लोग बादल को गाँव के भाषा में मेघ भी बोल देते हैं, मेघ बोलते हैं ना, मेघ बोलते हैं। और मेघ जब होता है, जब बारिश होने वाला संभावना रहता है बहुत ताबड़तोड़, तो मेघ जो है ना आपस में एक रंग का मेघ हो जाता है, यानी गैप कम झलकता है। यानी मेघ जो है वो जब होता है तो उसमें याद रखिएगा गैप कम है, यानी साक्षरता जो है कि दोनों के बीच जो है कि बहुत कम गैप है, वो मेघ में है। ठीक है, यानी मेघालय में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, बिहार। तो न्यूनतम महिला साक्षरता भी पूछेगा तो बिहारे मारेंगे, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी पूछेगा तो बिहारे मारेंगे। ठीक है, और एगो कॉमन से पूछेगा न्यूनतम साक्षरता भी तो बिहार, यानी अधिकतम तीनों में ले लेंगे केरल और न्यूनतम तीनों में ले लेंगे बिहार। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन ये सब जो साक्षरता दर होता है ये सब टेक्नोलॉजी वाला पढ़ाई से लिया जाता है, ये नॉर्मल जो है आपका IS को भी नहीं जोड़ा जाता है। अगर IS को जोड़ता तो पहले टॉप लेवल पे अपना बिहार आता, लेकिन वैसा चीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताना है
कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो कहाँ जाएंगे? लक्षद्वीप जाएंगे, क्योंकि सबसे अधिक साक्षरता कहाँ का है? लक्षद्वीप का है। तो सबसे अधिक महिला साक्षरता भी कहाँ जाएगी? लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन बताना है कि भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात 943 पुरुष प्रति 1000 महिला पे है। सॉरी, 943 महिला प्रति 1000 पुरुष पे है, यानी 1000 पुरुष है और 943 को महिला है, यानी कि वहाँ पर गैपिंग है, मतलब कि बहुत लड़का कुम्हारा ही रह जाएगा, मतलब शादी नहीं होगा, समझे। इसीलिए टोडा जनजाति जो है वह बहुपति विवाह शुरू कर दिया है भैंस पालने वाला, कि भाई कुछ महीने हम कर देंगे तो वो लेवल बरकरार हो जाएगा, ठीक है। यानी एक को एक मिल जाएगा। लेकिन आजकल का जो आदमी है, एक एक आदमी 5-5 को 10-10 को सेटिंग करके रखा है, तब ना लड़का लोग जो है कि बौखते रहता है, इधर उधर सेटिंग वो नहीं करवा पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन बताना है, तो मतलब भारत सरकार को 1 by 1 जो है कि आपका ये नियम लागू करना चाहिए, ठीक है। खाली यहाँ 1 गाँव 1 IS कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक सेटर बराबर एक सेटिंग रखना चाहिए, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे नींबू हम ट्रिक दिए हैं 2 रुपया में 2 पीस, ठीक है, उसी तरह से यहाँ 1 रुपया मतलब एक आदमी बराबर एक महिला। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। न्यूनतम लिंगानुपात, यानी सबसे अधिक लिंगानुपात पूछेगा तो केरल मारिएगा। सबसे अधिक लिंगानुपात पूछेगा तो केरल, यानी वहां पर महिला अधिक है, महिला अधिक है और पुरुष कम है, यानी कि वहां पर 1084 लिंगानुपात है, यानी कि 1084 को वहां महिला है, यानी कि 84 को एक्स्ट्रा महिला है। यानी लिंगानुपात जो निकालते हैं वो प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या, ठीक है। जैसे पूरे भारत में लिंगानुपात 943 बताए, यानी 1000 पुरुष पे 943 महिला। उसी तरह से सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है वह केरल है। तो केरल में 1000 पुरुष को अगर हम एक साइड रखते हैं तो 84 को महिला एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। वहीं सबसे कम कहां पे महिला है इस तरह में, तो वो हरियाणा में। हरियाणा में पुरुष सब बहुत अधिक है, ठीक है। तो हरियाणा में कितना है? तो याद रखिएगा 878 गो महिला है, यानी 878 मतलब समझ सकते हैं कि 122 गो जो है ना पुरुष, वो ऐसे बौखेगा इधर उधर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में आपका जो है बच्चों का लिंगानुपात वो कितना है? तो 919 गो है बच्चों का लिंगानुपात, ठीक है। यानी कि 919 महिला है या फिर लड़की है और 1000 पुरुष है, 1000। और याद रखिएगा लिंगानुपात जो मतलब बच्चों का जो लिंगानुपात निकालते हैं वो 0 से 6 साल तक का, 0 से 6 साल तक का निकालते हैं, याद रखिएगा। आप लोग को बताना है कि जनसंख्या के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अगर पूछ देगा तो फिर क्या मारिएगा? तो सबसे अधिक तो यूपी का है, वो बच्चा जानता है, लेकिन दूसरा सबसे अधिक महाराष्ट्र में जनसंख्या है। कहाँ में? और तीसरा अपना बिहार, तीसरा अपना बिहार, और चौथा पश्चिम बंगाल, चौथा पश्चिम बंगाल, और पांचवा आंध्र प्रदेश, पांचवा छठा मध्य प्रदेश, छठा बस। लेकिन आपको पहला और दूसरा और तीसरा याद रखना है। पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, तीसरा बिहार याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए जो है कि और भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कितना समय हुआ? 16। चलिए बताइएगा कि थोड़ा 1-2 एक्स्ट्रा फैक्ट कर लेते हैं। बताइए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का कानपुर, उत्तर भारत का कानपुर, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। और अहमदाबाद के बीचों बीच एक झील है जिसका नाम है काकरिया झील। कौन सी झील? काकरिया झील। काकरिया झील आपका अहमदाबाद में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है पीथमपुरा जो कि मध्य प्रदेश में है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पीथमपुरा जो मध्य प्रदेश में स्थित है वो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, यानी गाड़ी छकड़ा बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? होजरी का कपड़ा बनता है, तो याद रखिएगा लुधियाना। और लुधियाना जो है ना साइकिल के लिए भी बहुत फेमस है, साइकिल के लिए भी लुधियाना बहुत फेमस है, साथ ही होजरी उद्योग के लिए भी लुधियाना बहुत फेमस है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा रानीपेट तमिलनाडु। रानीपेट तमिलनाडु, रानीपेट तमिलनाडु में पहला उर्वरक का कारखाना लगा गया था। लेकिन उर्वरक के लिए पहला जो प्रसिद्ध था वो आपका सिंदरी झारखंड में, सिंदरी झारखंड में। और आपको पता है कि उर्वरक से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो भूरी क्रांति, भूरी क्रांति उर्वरक से, भूरी क्रांति उर्वरक से। और याद रखिएगा आप लोग कि भूरी क्रांति उर्वरक हो गया, लेकिन पीली क्रांति तिलहन हो गया, नीली क्रांति मत्स्य हो गया, ठीक है। और रजत क्रांति अंडा, रजत क्रांति अंडा। और याद रखिएगा कि आपका जो है कि सुनहरी क्रांति किससे है? तो सुनहरी क्रांति है आपके बागवानी से। किससे है? बागवानी या फल से संबंधित बोल सकते हैं, बगीचा यानी कि हरा भरा चीज का लगाने से, ठीक है। आप लोग ये सब याद रखिएगा। वहीं इंद्रधनुषी क्रांति बोलेगा तो इंद्रधनुषी क्रांति याद रखिएगा कि सभी क्रांति पर कंट्रोल रखने के लिए, अर्थात मिक्स है, वो मिक्स भेज है, समझ लिए। यानी सभी जहाँ जौन क्रांति में कमी आ रहा है उस पर कंट्रोल करने के लिए मिक्स वेज, ठीक है, नॉन वेज नहीं मिक्स वेज। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। मिक्स वेज तो हम लोग नहीं यूज करते हैं, तो ज़्यादा नहीं उसको बोलते हैं। मिक्स वेज सबसे हम लोग, नॉन वेज सबसे बहुत दूर रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, कुटीर उद्योग बोर्ड का स्थापना कब हुआ है? 1948। कुटीर उद्योग बोर्ड का स्थापना कब हुआ है? 1948। कुटीर उद्योग बोर्ड 1948। सुनिएगा 5-6 बता देते हैं, फिर सेशन को रुकेंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन उठता है। कुटीर उद्योग बोर्ड 1948, केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950, अखिल भारतीय हस्तकला। अच्छा, हस्तकला, और हस्त मतलब हाथ, कला मतलब कला दिखाना, मतलब कि मतलब वो करने का मतलब है कि अपना अंदर का हुनर दिखाना, यानी कला दिखाना, यानी हस्तकला। अगर कोई व्यक्ति हाथ से कला दिखाना चाहता है तो वो 3 उंगली का ही प्रयोग कर सकता है। यानी कि आप कलम जब पकड़िएगा अपने हाथ से तो 3 उंगली का प्रयोग करते हैं कलम पकड़ने में, यानी हस्तकला। और 3 उंगली का प्रयोग करें, अगर इतना सा याद रखिएगा तो आप इसका ईस्वी मार सकते हैं आराम से। यानी इसका इकाई डिजिट जो होगा ईस्वी का वो 3 होता है। 1953 यानी हस्तकला 1953 और 53, हाँ, और 53 में ही याद रखिएगा कि संगीत नाटक अकादमी का स्थापना हुआ था, ठीक है। और याद रखिएगा लघु उद्योग बोर्ड का स्थापना 1954, लघु उद्योग बोर्ड 1900, और भारत रत्न का शुरुआत भी 1954, और परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना भी 1954। अब वो 1948 बोल रहे हैं तो याद रखिएगा परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना, परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना 1948, यानी अ से आयोग, अ से 48, अ से आयोग, अ से 48। जब आयोग 48 ले लेगा तो विभाग 54 मारिएगा, विभाग 54। और बहुत को लगेगा अरे यार तब 1972 कुंची है, तो वो अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग है, अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग है। लेकिन हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? परमाणु लगा रहे हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग 1954, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक आपसे रखते हैं, आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।